हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाठ क्रमांक 8वां मराठी का भाग 2 का, जिसका नाम है ऊर्जा शक्तीचा जागर, जिसको लिखा है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। तो ऊर्जा शक्तीचा मतलब आपके मन में, आपके हृदय में, आपके बॉडी में जो शक्ति है उसको जागरूक करना, कितना जगा सकते हो या कितना जागरूक कर सकते हो, ये पार्ट में आपको समझ में आएगा इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटर अपनी बात बता रहे हैं, तो क्या लिखा देखिए कि शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला। मतलब स्कूल और अगर टीचर, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक मेरे आजू बाजू में किसी ने बोला या मैं किसी से सुना ये टॉपिक की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांच्या आठवण येते। तो जैसे अगर मैंने किसी के ज़बान से शाळा, स्कूल सुना, टीचरों के बारे में सुना, ये टॉपिक मैंने या किसी ने टॉपिक निकाला, तो मेरा जो कि मला माझी मुंबईतील, तो मुझे जो है ना, मेरा जो मुंबई के अंदर स्कूल था और शालेय जीवनातील और मेरे स्कूल का जो लाइफ था, उसमें से जो टीचर्स होते थे उनकी याद आ जाती थी। तो देखिए, शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। फिर आगे देखते हैं। गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहेत। पण त्याच वेळी चलिए इतना पहले देखते हैं कि गिरगावातील, तो गिरगांव मुंबई में एक जगह है, वहाँ पे यूनियन हाई स्कूल, तो यूनियन हाई स्कूल नाम है। आणि माझ्या शाळकरी वयात, और जब मैं स्कूल लाइफ में था मतलब जब मैं स्कूल पढ़ता था वो टाइम का जो मेरा उम्र था, तो उस टाइम पे जब मतलब मैं पढ़ता था, ऐसा समझिए। आपुलकीनं, तो आपुलकीने मतलब प्रेम से, संस्कार करनारे मतलब अच्छी शिक्षा देने वाले, गुड टीचिंग्स करने वाले सर के नाम बताया उन्होंने, भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे, इन सभी लोगों का माझ्यावर, मुझ पर फार मोठे ऋण है। मुझ पे बहुत बड़ा एक उपकार है, उनका एक कर्ज है, मतलब एक एहसान है उनका, जिन्होंने इतने अच्छी टीचिंग्स मुझे दिया। आगे चलते हैं। पण त्याच वेळी, मतलब इनकी बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और आपको सुनते चलना है कि पण त्याच वेळी हे ही सांगितले पाहिजे। मतलब यही टाइम पे आपको एक चीज़ और बताना मुझे चाहिए कि या शाळेशी, ये जो स्कूल था मेरा, स्कूल का जो लाइफ था, आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी, और ये मतलब ये स्कूल से जिसके बारे में मैंने बताया, और इस स्कूल में जो टीचर्स मैंने आपको बताया, माझा जो संपर्क झाला, मैं जो इनसे मिला, मतलब मैं ये जो स्कूल में गया और ये टीचरों से जो मैं मिला, तो जिच्यामुळे आला, तो ये जो संपर्क मेरा, जो उनके साथ मिलन था, कांटेक्ट था, मेरा जो उनके साथ संपर्क हुआ, मिलना हुआ, जो कांटेक्ट हुआ, तो जिच्यामुळे आला मतलब ये किसकी वजह से हुआ, तो जिसकी वजह से आया, ती माझी परम प्रिय आई। तो उसका पूरा क्रेडिट मेरी प्यारी माँ को, मतलब मेरी अतिशय आवड़ती माँ को जाता है। मतलब अगर, मतलब राइटर ये बताना चाहता है कि मैं अपनी माँ के वजह से ही स्कूल पढ़ पाया, और स्कूल जाने की वजह से मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे टीचरों से मेरा संपर्क हुआ। तो यहाँ पे वही लिखा कि तो जिच्यामुळे आला ती माझी परम प्रिय आई आणि माझे मामा, मतलब दो जन के बारे में राइटर बात बता रहे हैं। एक तो उनकी माँ खास करके, और उनके मामा भी थे, तो आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार, तो इनका जो एहसान है, इनका जो उपकार है, इनका जो कर्ज है, उसको मैं किस तरह चुका पाऊंगा। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। तो राइटर ने बताया कि कोई अगर आपके लाइफ में पहला कोई टीचर है आपका, तो वो आपकी माँ है। तो आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते माझ्या बाबतीत। लेकिन अगर मेरे बारे में बोला जाए, मतलब हर एक बच्चे की, मतलब हर एक बच्चे की जो सबसे पहली शिक्षक है, जो टीचर है, वो उसकी माँ होती है। लेकिन मेरे बारे में, माझ्या बाबतीत तर आई, मेरे बारे में जो मैं अपने माँ के बारे में क्या समझता हूँ, माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, मतलब सिर्फ टीचर ही नहीं थी, तर माझे सर्वस्व होती, वो मेरे लिए सब कुछ थी। मतलब मैंने जो भी आज हासिल किया है, वो सब का क्रेडिट माँ को ही जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। तो हमारा जो ओरिजिनल गांव था वो दक्षिण गोवा में एक गांव है जिसका नाम है माशेल। देखिए राइटर का नाम माशेलकर है, हो सकता है उस गांव के नाम से राइटर को पहचाना भी जाता होगा।
माझे बालपण तिथेच गेले। तो राइटर कहता है कि मेरा जो बचपना था वो उसी दक्षिण गोवा के जो छोटे से गांव में, जो जिसका नाम माशेल था, उसी में बीता। माझे मामा ही याच गावातले, और मेरे मामा जो थे इसी गांव के थे। तिथल्या एका मैदानावर वहाँ पर एक मैदान पे तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळकट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। चलिए इसको समझते हैं कि तिथल्या एका मैदानावर मतलब वहाँ पे माशेल में एक मैदान था, तो वहाँ पे खेलल्याचा, वहाँ पे खेलने का मुझे याद, आनी और पिंपल कट्ट्यावर, तो पीपल का जो पेड़ होता है उसके आजू बाजू में जो कट्टा बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसके ऊपर बैठते हैं लोग। तो आणि पिंपल कट्ट्यावर बसून उसके ऊपर बैठकर निवांतपना, एकदम शांतता से अनुभव करना, मतलब वहाँ पे शांति से बैठना, क्योंकि बड़ा कट्टा था, पीपल का बड़ा झाड़ था, उसके नीचे बैठ के एक सुकून मिलता था। तो निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा मतलब क्या लिखा था, अस्पष्ट, मतलब बहुत बचपन की बात है, इसके लिए वो बहुत अच्छे से उसको क्लियर उसके माइंड में वो पिक्चर नहीं आता है, लेकिन हाँ हल्का हल्का उसको खेलने का और उस पीपल के आजू बाजू जो कट्टे बने थे उसके ऊपर शांत होकर बैठने का जो अनुभव है वो धुंधला सा उसको याद आता है। आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून, बीच बीच में, मतलब आज जो मेरी ज़िंदगी चल रही है उसमें बीच बीच में ये अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारखा, जैसे हवा के झोंका जो चलता है तो उसके झोंके के हिसाब से आया फिर गया, हवा आती है फिर चली जाती है, उसी तरह ये जो याद है उसका, एक तो पीपल के कट्टे पे बैठने का शांतपने से और उस मैदान पे खेलने का, इसका धुंधला याद जो है उसको उसके मन में बीच बीच में एक हवे के झोंके के जैसे येत असतात, ये आते रहता है। आगे देखिए क्या लिखा कि माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले। तो राइटर ये कहते हैं कि मेरा जब 6 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, वारले मतलब उनका डेथ हो गया था। आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी, और हमको उदरनिर्वाहासाठी मतलब पोटा पाण्यासाठी, मतलब अपने पेट को पालने के लिए आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले। तो उनके पिताजी का जब डेथ हो गया तो खाने पीने का प्रॉब्लम होने लगा, तो उनको अपना जो गाव था वो छोड़ना पड़ा, माशेल सोडावे लागले। मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो, तो वहाँ पे हमने उस गांव को छोड़ा और मैं और मेरी माँ मुंबई में आके पहुँचे। गिरगावातल्या खेतवाड़ीतील, तो गिरगांव ये भी आपको वेस्टर्न मुंबई में होगा मेरे हिसाब से, और वहाँ पे खेतवाड़ी मैंने सुना है, खेतवाड़ी में, तो ये दोनों भी मुंबई का ही जगह है। तो गिरगावातल्या खेतवाड़ीतील देशमुख गल्लीमध्ये, तो एक गली है वहाँ पे, उसका नाम है देशमुख गली, मालती निवासातील मतलब मालती निवास में पहिल्या माळ्यावर, पहले माले पे छोट्याशा खोल्यामध्ये, एक छोटी सी खोली, मतलब जैसे डबल घर होता है तो उसमें ऊपर वाला जो घर है उसको पहला माला बोल सकते हो आप, कोई बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। तो खोल्यामध्ये आम्ही माय लेक राहत होतो। तो हम माय लेक मतलब माँ और बेटे, हम दोनों, ये जो एड्रेस बताया है एक बार समझिए कि गिरगांव में खेतवाड़ी और वहाँ पे देशमुख गली और वहाँ पे मालती निवास, वहाँ पे मतलब पहले महले पे एक छोटे से कमरे में राइटर कहता है कि मेरी माँ और मैं, हम दोनों रहते थे। आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावलेली, तो हमारा जो पैसे का जो कंडीशन था वो पूरी तरह खालावली मतलब डिग्रेड हो गया था, मतलब ख़त्म हो चुका था, मतलब इनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, ऐसी इनकी परिस्थिति हो चुकी थी। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई, तो गरीबी से लड़ने वाली, जूझने वाली करणारी माझी आई, मेरी माँ जो अल्पशिक्षित थी, मतलब बहुत कम ही पढ़ी लिखी थी, बहुत कम ही पढ़ी थी आई, आणि शिक्षणासाठी आसूसलेला, और शिक्षण के लिए आसूसलेला मतलब ओढ असलेला, इंटरेस्ट असलेला, मतलब मुझे माँ को उस गरीबी से लड़ना है और मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ाई का इंटरेस्ट और मेरी माँ को उस गरीबी से लड़ने का। फिर आगे देखिए क्या लिखा कि पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी, मतलब माँ की ये हालत है कि उसको दारिद्र्याशी गरीबी से लड़ना है, और माशेलकर क्या बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन वहाँ पे एक हालत ये बता रहे कि पण कोणतीच फी भरने शक्य नसल्याने, एक भी कहीं कोई भी फीस की बात करो तो कोई भी फीस भरना उस टाइम में हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था, शक्य नसले मतलब पॉसिबल नहीं था। शाळेत कसा जाऊँ, तो फिर कैसे जाऊँगा मैं स्कूल, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोई फीस नहीं भर सकता तो स्कूल कैसे जाऊँगा, असे प्रश्न चिन्ह घेऊन वावरणारा मी, और इस तरीके का प्रश्न
का जो चिन्ह है मेरे दिमाग में, जो ये सवाल है, ये सवाल को लिए मैं जो यहाँ वहाँ भटकते रहता था, जो दो चार अपने वो दिन को बिताता था। तो मेरी हालत ये थी और मेरी माँ की हालत थी कि मुझे गरीबी, उसकी माँ को गरीबी से लड़ना है और राइटर को पढ़ना है, लेकिन राइटर के पास पैसा नहीं है फीस भरने को। तो उसके मन में ये बस एक सवाल ही हमेशा बैठा रहता था। फिर आगे क्या लिखा है, त्या वेळचं वातावरण हे असं होतं। तो राइटर कह रहा है कि उस टाइम का वातावरण मेरा इस तरीके का था। चलिए आगे चलते हैं। पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही, लेकिन मेरी माँ ने धीर सोडला नाही। धीर न सोडणे मतलब हिम्मत न हारने। माँ ने हिम्मत नहीं हारा, ती खचली नहीं, नॉट टू लूज हार्ट, मतलब अपने आप को कमज़ोर नहीं किया, मतलब हिम्मत भी नहीं हारा और अपने आप को कमज़ोर भी नहीं किया। वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती। जो भी कोई भी काम मिलता था, कष्ट वाला काम रहता था, तो भी वो उसकी माँ काम करती थी। त्यातच और उसी में माशेलहून मुंबईत, मतलब उसी दरमियान, उसी वक्त की बात है, माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामा ही मदतीला आले। तो राइटर ने बताया एक अच्छी बात यही हुआ कि ऐसे कष्ट भरी लाइफ के टाइम मेरे मामा भी माशेल छोड़कर हमारे पास आए मदद करने के लिए, अपनी सिस्टर को, अपनी बहन की मदद करने के लिए। त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला। तो राइटर कहता है कि मेरे मामा के वजह से मुझे खेतवाड़ी में जो स्कूल था, प्राथमिक शाला मतलब पहली से लेकर 4th तक 4 क्लास की जो स्कूल है प्राथमिक शाला, उसमें मुझे एडमिशन मिला। ही शाळा महापालिकेची होती और ये जो स्कूल थी वो म्युनिसिपालिटी की थी। माझ्याप्रमाणे शाळेची ही परिस्थिति बेताचीच होती। तो ये म्युनिसिपालिटी की स्कूल थी, इसलिए राइटर ये कहता है कि जिस तरह मेरा स्थिति गरीब का था, उसी तरह मेरा जो स्कूल मिला मुझे, उसकी भी परिस्थिति बेताचीज होती, मतलब बेकार आर्थिक स्थिति में, मतलब उसमें भी कोई सुविधा राइटर को नहीं थी वहाँ पे। पण इथले शिक्षक मात्र मानानं खूप श्रीमंत होते। लेकिन हाँ, यहाँ के जो टीचर्स थे वो अपने मन से, अपने मान सम्मान से बहुत श्रीमंत थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, रिच थे, श्रीमंत। फिर देखिए क्या लिखा कि पायात चप्पल ही घालायला नव्हती, अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली। राइटर ये कहता है कि जब मेरी स्कूल शुरू हुई थी तो मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं था, मतलब चप्पल खरीदने के भी पैसे मेरे पास नहीं थे। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अणवानीच राहावं लागलं, मतलब उम्र के 12 साल तक, जब 12 साल का जो एज है वहाँ तक मुझे अनवानीच मतलब बगैर कोई चप्पल के, बिना चप्पल के वो रहता था, स्कूल जाता था, घर पे भी बिना चप्पल के ही रहता था। 12 साल तक उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। राइटर आज जो एक लेखक बन चुके हैं, उनकी हालत कैसी थी उनके बचपन में, वो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो फिर आगे देखते हैं। शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हाईस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, तो अब स्कूल का जब लाइफ ख़त्म हुआ और हाई स्कूल में जब उसका प्रवेश लेने का टाइम आया, मतलब एडमिशन लेने का टाइम आया, त्यावेळी उस टाइम पे तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं। तो राइटर ये कहते हैं कि उस टाइम पे तो और एक बड़ा संकट हमारे सामने आया। त्यावेळची हाई स्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती। उस टाइम अगर हाई स्कूल में आपको एडमिशन लेना था तो आपको 21 रुपीज़ भरना था। आपके लिए बहुत कम है, लेकिन राइटर के लिए ये तो क्या, अभी इसके बाद आप सुनोगे तो आपको अजीब लगेगा। त्यावेळची हायस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती, 21 रुपीज़ था, पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार? अब इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले। तो राइटर ने ये सोचा कि अब प्रवेश फी जो एडमिशन फ़ी जो है उसको भरना मुमकिन न होने की वजह से अब जो मेरा शिक्षण है वो रुकने वाला है, ऐसा मुझे लगने लगा। पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही। वापिस से उसकी मम्मी ने धीर नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी। आजूबाजूच्या बिरहाडातील काही कामे करून, बिरहाडातील मतलब हाउस होल्ड, आजूबाजू का जो घर था, घर के काम जैसे बर्तन घसना, झाड़ू मारना, ये सब काम लेखक की माँ ने किया है। ये सोचने वाली बात है। और आज लेखक कहाँ पे पहुँचे हैं, कितने दरिद्रता, कितने गरीबी से आज कहाँ पे, उनके एजुकेशन ने ही उनको यहाँ पे पहुँचाया है। तो आजूबाजूच्या बिरहाडातील काही कामे करून, कुछ भी काम अगर आजूबाजू के घरों में निकलता था तो वो कुछ भी काम करके तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली। उसकी मम्मी ने पैसे को जमा करना शुरू किया। त्याच वेळी तिच्या परिचयातील, मतलब उसी वक्त उसके एक परिचित में, एक जान पहचान में एक मावली, यहाँ पे एक स्त्री है लेकिन जो माँ समान है, मतलब जो मदद के लिए आई थी, मदतीला धावली, वो दौड़ के आई। मतलब
उस स्त्री ने मदत किया लेखक माँ का आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था केली और उसने क्या किया, रायटर के ॲडमिशन फी का व्यवस्था कर दिया 21 रुपीज़ का. पण तोपर्यंत लेकिन तब तक गिर गावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमध्ये मधले प्रवेश बंद झाले होते. लेकिन बहुत लेट हो चुका था पैसे जमा करते करते, लेकिन किसी ने मदद तो किया, लेकिन इतना लेट हो गया था कि उस वक्त जो नामांकित स्कूल थे, मतलब जो प्रसिद्ध स्कूल थे जिसमें राइटर की पढ़ाई अच्छे से हो सकती थी, वो उसके जो एडमिशन थे वो बंद हो चुके थे. चलिए आगे देखते हैं. आखिर में क्या हुआ, यूनियन हाई स्कूल मध्ये मला प्रवेश मिळाला. तो यूनियन हाई स्कूल जो कम दर्जे का था उसमें राइटर को एडमिशन मिला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. प्राथमिक भी था, माध्यमिक शुरू हुआ और उसका जो आगे का जो भाग था वो उसका शुरू होने लगा. जहाँ पे उसने छोड़ा था उसके आगे का स्टैंडर्ड जो था उसको मिलना मतलब उसने चालू कर दिया. अनेक अडी अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच. देखिए राइटर ये बोल रहा है कि बहुत सारे अड़ी अड़चन थे, मतलब उसको बहुत अच्छा जगह नहीं था उसके पास घर में कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, या उसको बहुत सारे काम भी रहते होंगे. लेकिन राइटर ये कहता है कि बहुत सारे परेशानियां होती थी हमारे पास, लेकिन जितना जमता था मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच करता ही था. राइटर कहता है कि मैं करता ही था, ऐसा नहीं कि नहीं मैं रीज़न बताऊंगा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जगह नहीं है, टेबल नहीं है, बुक नहीं है, पेन नहीं है, लाइट नहीं है, ये सब कोई भी बहाने नहीं. जितना उसे जमता था वो करता ही था. पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची. तो मैं उतना करते था, लेकिन उस छोटी सी खोली में फिर भी हमको जगह क्या होता था, कम पड़ता था. लेकिन राइटर ने फिर भी अपनी पढ़ाई को पूरा किया है. और मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि राइटर की जो परिस्थिति आप अगर देख रहे हो तो आप समझ पा रहे हो, लेकिन आज वो एक लेखक है, एक प्रसिद्ध लेखक है. तो आपको समझना चाहिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कंटिन्यूटी कितना रखना चाहिए एजुकेशन में. फिर देखिए क्या लिखा कि अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते. पूरक मतलब योग्य, एक जैसा रिक्वायर्ड होता है वैसा. तो अभ्यास करने के लिए सबसे बेहतरीन बात जो है वो शांतता चाहिए. बाकी कोई फैसिलिटी हो ना हो, अगर शांतता है तो आप पढ़ सकते हो. तो अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते. राइटर ये एग्री करता है कि पूरा मतलब एक अच्छा एक योग्य वातावरण नहीं था. मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो. ये राइटर की बहुत बड़ी बात है कि वातावरण पूरक नहीं था, योग्य नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, उस वातावरण में भी मैंने जिद से पढ़ाई किया है. मुझे एक जिद आ गया था, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है. वातावरण सही हो न हो, परिस्थिति सही हो न हो, मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, ये होना चाहिए किसी का जिद. तो मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेले. देखिए उसको अच्छे यश मिल रहे थे, अच्छे मार्क्स मिलते चले गए, क्योंकि अभ्यास कर रहा था उस हिसाब से वो. आगे क्या लिखा कि यूनियन वाला कि या यूनियन हाईस्कूलमध्ये मधले शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती, मतलब सेवा करण्याचा स्वभाव, उनका स्वभाव जो था टीचर्स का हाई स्कूल में, यूनियन हाई स्कूल में, वो सेवा करने था. मतलब वो बच्चों का मदद करते थे पढ़ाई के अंदर. विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे. जब बच्चों को वो सिखाते थे तो अपने आप को उनके अंदर झोंक देते थे, उनके लिए अर्पित कर देते थे कि तुम्हें जो हमसे सीखना है सीख लो, हम सिखाने के लिए तैयार हैं. आणि निरपेक्ष, जैसा सेल्फिश होता है उसका उल्टा समझिए, सेल्फलेस, मतलब अपना फ़ायदा होगा ये सोच के नहीं, बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए. तो निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन, मतलब उपदेश, जो भी उन्होंने उपदेश दिया, गाइडेंस दिया, यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही. मतलब इनके हेल्प से, इनके उपदेश से, इनके मार्गदर्शन से मैंने अपने स्कूल, देखिए मैंने सिर्फ पढ़ाई का पाया पक्का केला, मतलब मैं अपने एजुकेशन में, अपने पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग हो गया. इतना ही नहीं तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला. मतलब मेरा जो फ्यूचर था वो भी एकदम स्ट्रांग है, उसका भी जो बेस है स्ट्रांग हो गया. मतलब मैं सिर्फ पढ़ाई को मैंने मजबूत नहीं कर लिया, बल्कि मैंने अपने फ्यूचर को भी मजबूत कर लिया इनके वजह से. शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली. तो शिक्षण के प्रति मेरा एक आंतरिक, मतलब एक मनापासून ओढ, एक इंटरेस्ट वाटू लागला, क्योंकि उससे जो टीचर्स मिले थे वो इतने अच्छे से उसे गाइडेंस देते थे, इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि राइटर के मन में शिक्षण के प्रति एक तीव्र इच्छा जागने लगी. चलिए इसके आगे देखते हैं.
आमच्या हाईस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। तो राइटर ये कहता है कि हमारा जो हाई स्कूल था उसमें हर सैटरडे को चाचणी परीक्षा या स्कूल टेस्ट समझिए या यूनिट टेस्ट समझिए घेण्यात येत असे। ऐसा रूल था कि हर सैटरडे को आपको एक टेस्ट देना है। आमचं हाई स्कूल ही गरीब होतं। हाई स्कूल भी राइटर कहता है कि हमारा गरीब था, त्यामुळं उत्तर पत्रिका घरून न्यावी लागायची और यही वजह था कि जो आंसर शीट था वो हमें घर से लाना पड़ता था। मतलब स्कूल की परिस्थिति इतनी बिकट थी कि टीचर्स बोलते थे कि आपको घर से ही आंसर शीट लाना पड़ेगा। त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि जो आंसर शीट था उसकी जो कीमत है, फक्त राइटर आज के हिसाब से बोल रहे हैं कि त्यावेळी तिची कीमत, उस आंसर शीट की जो कीमत थी फक्त 3 पैसे होती। 3 पैसे 0.3 आप समझिए, 50 पैसे भी नहीं, 3 पैसे, 0.3 नहीं 0.03, तो 3 पैसे असायची। आपल्याला कदाचित पटणार नहीं और ये बात आपको पटेगी नहीं, मतलब सुनने वालों को ये बात पटेगी नहीं कि राइटर ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पण तेव्हा दर आठवड्याला, मतलब हर शनिचर को होता था, हर हफ्ते के शनिचर को, आठवडा मतलब हफ्ता, तो पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना, मतलब जमा करने में देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। मतलब वो 3 पैसे भी जमा करने के लिए उसकी माँ के आंखों से आंसू आ जाते थे। इतनी परिस्थिति बिकट थी, इतनी परिस्थिति इतनी खराब थी। तो समझिए किस परिस्थिति से लेखक ने अपने जीवन की शुरुआत की थी। आज ही हे आठवलं, राइटर कहते हैं कि अगर आज भी मुझे वो परिस्थिति, वो दिन याद आते हैं कि माझ्या अंगावर काटा उभं राहतो, मतलब जो गूस पिंपल्स होते हैं, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राइटर कहता है कि आज भी ये सुनता हूँ तो मेरे बदन पे काटे आ जाते हैं। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले। और राइटर कहता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए बेहद ज़्यादा मेहनत किया, बेहद ज़्यादा कष्ट किया है। पड़ेल ते काम केले, जो सामने काम आया वो किया। काम को आसान और कठिन में नापा नहीं। कठिन काम आया तो भी किया, आसान काम आया तो भी किया। बस उसे पैसे चाहिए था जिससे वो अपने बेटे की शिक्षण को पूरा कर सके और अपने दिन को बिता सके। तो पड़ेल ते काम केले। कांग्रेस हाउस जवळ, कांग्रेस हाउस मतलब आप देखिए कांग्रेस पक्ष, जो ऐसा कांग्रेस आप देख रहे हो, मतलब पॉलिटिकल वाला, तो उसका जो कार्यालय था, तो कभी कभी ऐसा जॉब्स रहते हैं। तो काँग्रेस हाऊस जवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्यानं, मतलब एक दिन ऐसा समझ में आया कि काँग्रेस हाउस की तरफ से कुछ तो काम मिलने वाला है। तो असं समजल्याने एकदा ती तिकडं गेली। राइटर कहता है कि एक बार जब मेरी माँ को ये पता चला कि कांग्रेस हाउस की तरफ से कोई काम निकला है तो वो वहाँ पे गई। रांगेत उभी राहिली, बड़ी लाइन जो है, क्यू लाइन जो है वो उसमें खड़ी थी, बड़ी लाइन में। तशीच ताट कड़त, उसी तरह वाट पाहत कि हाँ अब मेरा नंबर आएगा मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा नंबर आएगा मुझे नौकरी मिलेगी। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं, लेकिन उस टाइम उसे ये कहा गया की फक्त तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल। मतलब जो तीसरी किया है, तीसरी पास है, 3rd स्टैंडर्ड जिसने पास किया है या उससे ज़्यादा जिसने पढ़ाई किया है, बस उसी को वो काम मिलेगा। मतलब राइटर की जो माँ थी उसका शिक्षण बहुत ज़्यादा ही कम था, अल्प शिक्षण, जो पहले हमने शुरुआत में देखा। हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली, मतलब निश्चित एकदम बेबस होके एकदम नाराज़ हो गई, या बहुत कुछ सोचकर वो एकदम नाराज़ हो गई, या कुछ ऐसा समझा कि बहुत क्या चीज़ बहुत ज़रूरी था जिसकी वजह से मुझे नहीं मिला। घराकडं मागं फिरली, फिर वो घर की तरफ पीछे आई वापस मुड़ के। त्याच वेळी तिनं ठरवलं, उसी टाइम उसकी मम्मी ने फिक्स किया, ये निश्चय किया कि मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन। मतलब यहाँ पे अर्थातच का मतलब है कि पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंस था, ये उसको वहाँ पे समझा। और उसने रिटर्न जब आई तो उसने ये फैसला किया कि मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा सिखाऊंगी, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं। क्योंकि शिक्षण के सिवा इस जगह पे मान सम्मान तो है नहीं, आपको नौकरी भी नहीं है। शिक्षण कितना ज़रूरी है ये बाद में पता चलता है मनुष्य को। चलिए आगे देखते हैं। तिनं प्रत्यक्षात केलं ही तसंच, और उन्होंने जो फैसला जो किया था उन्होंने प्रत्यक्षात, सच में खरोखर उन्होंने वैसा करके दिखाया।
माझ्यासाठी तिनं घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दातून सांगू। राइटर ये कहता है कि माझ्यासाठी तिनं घेतलेला कष्ट, मेरे लिए उन्होंने जो तकलीफ लिया था, तकलीफ उठाया था, मैं कोणत्या शब्दातून सांगू, मैं किस शब्द में बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। कोरे पाटकोरे लिहून उरलेले कागद, तो ब्लैंक पेपर या एक साइड ब्लैंक और उसके पीछे साइड एक साइड लिखा हुआ और पीछे साइड अगर ब्लैंक है, ऐसे पन्ने जो होते थे, पेज जो होते थे, लिहून उरलेले कागद, और या लिखने के बाद जो थोड़े बहुत भी हिस्से छूटे रहते थे वैसे कागज ती एकत्र जमवायची। वो कहीं ना कहीं से उस ऐसे कागज को जमा करती थी आणि त्याच्या वया करून द्यायची और उसका एक बुक बनाती थी, सिलाई विलाई करके कुछ टाँके के मार के, और एक बुक बना के राइटर को वो देती थी। अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं। अखंड मतलब एक फुल पेंसिल, अखंड मतलब एक पूर्ण पेंसिल, पूरा पेंसिल मतलब एक अक्खी पेंसिल, जो नया पेंसिल हम दुकान से खरीदते हैं ऐसा पेंसिल। राइटर बोलता कि ये तो एकदम मुश्किल था, त्यामुळे जेमतेम हातात धरता येईल, मतलब उतना एकदम छोटा अगर है जो हाथ में ना पकड़ सके तो वो छोड़ के जितना मैं हाथ में पकड़ सकता था वैसे वैसे छोटे छोटे पेंसिलों से अशा पेंसिल नेच लिहावं लागे। मतलब ऐसी छोटी छोटी पेंसिल से लिखा है जिसको वो मुश्किल से किसी तरह वो अपने हाथों में पकड़ पाता था। अक्खी पेंसिल तो उसने अपनी लाइफ में उस टाइम के जीवन में देखा ही नहीं था। याच हाईस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले, तो इसी स्कूल में राइटर कहते हैं कि मुझे एक सर मिले जिनका नाम था भावे सर, वो मिले, ते आम्हाला भौतिक शास्त्र शिकवत, वो उनको फिजिक्स सिखाते थे, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स शिकवत। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही, तो विज्ञान जो साइंस में सब्जेक्ट जब वो सिखाते थे तो उन्होंने सिर्फ साइंस ही नहीं सिखाया, सिर्फ फिजिक्स नहीं सिखाया, तर त्या विषयाची गोडी लावली। उन्होंने फिजिक्स को इस तरह सिखाया कि राइटर ने कहा कि मुझे गोडी लावली, मुझे इंटरेस्ट आ गया, पढ़ने का मन लगने लगा, समझ में आने लगा, तो पढ़ाई पढ़ने में मज़ा आने लगा। आणि त्याचबरोबर जीवनाचा फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं, और साथ ही साथ ने जीवन में बड़े बड़े जो तत्व ज्ञान है, सच झूठ, फिलॉसफी, जीवन में क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, वो भी भावे सर ने, राइटर ने कहा कि मुझे सिखाया। चलिए आगे देखते हैं। एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। एक दिन भावे सर ने स्कूल में एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। भिंगाच्या सहाय्यानं सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो, हे त्यांनी दाखवलं। तो भावे सर ने क्या दिखाया कि भिंगा मतलब लेंस जो होता है, आपको मालूम है, उस लेंस के मदद से सूर्य किरण जो सनरेज है उसके ऊपर जब फॉल होता है तो वो एक डायरेक्शन में आता है। जो अब लेंस अगर आप लेसन पढ़ोगे तो आपको समझेगा, कन्वर्जिंग, जिसको पूरे रेज कन्वर्ज हो जाएंगे, एक रेज बन जाएंगे, दूर दूर से आने वाले रेज जो हैं वो एक तरफ आएंगे। तो ये आपने प्रयोग किया भी होगा बचपन में भी। तो भिंगाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणांची शक्ति कागदावर, कागज पर एकत्र केल्यास, एक जगह पे अगर सारे सूर्य किरण को एक जगह पे कर दिए तो उसमें कितनी हीट हो जाती है। पहले तो समझिए, देखिए यहाँ से एक रेज आ रहा है, यहाँ से एक रेज आ रहा है, यहाँ से 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 आ रहा है, और ये सब पूरा होके एक जो रेज है इसकी जो हीट होगी वो कितनी होगी। तो ये राइटर यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं। तो भिंगाच्या सहाय्याने सूर्य किरणांची शक्ति मतलब सूर्य किरण में एक एक किरण को जब आप एक जगह पे लाओगे तो उसकी जो ताकत है, कागदावर एकत्र केल्यास, अगर उसको सबको कागज पे एकत्र कर दोगे एक पेपर के टुकड़े पे, एक मिनट, केल्यास कागद जळतो, तो कागज जल जाता है, हे त्यानं दाखवलं, ये तो दिखाया। आणि फिर देखिए क्या बोला, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज़, आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले, और भावे सर ने लेखक की तरफ देखा और कहा, माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, काहीही जाड़ता येईल। उन्होंने बोला कि माशेलकर तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसको एकत्र करो, तुम कुछ भी जला दोगे। मतलब अगर तुम ठान लेते हो किसी चीज़ को करने के लिए तो तुम वो करके दिखा सकते हो, ये राइटर ने बताया। तो एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला, तो एक तरफ मुझे एकाग्रता का मंत्र मिला आणि दुसरीकडे विज्ञान समझलं, और दूसरी तरफ मुझे विज्ञान भी समझा। राइटर ने बोला कि कितने अच्छे से भावे सर ने समझाया कि विज्ञान भी समझा और मुझे अपना लाइफ भी समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट है, आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान, फिलॉसॉफी मला भावे सरांच्या या शिकवणुकीतून गवसलं। तो राइटर ये कहते हैं कि आयुष्याचा फार मोठं तत्वज्ञान, अगर मेरे आयुष्य में सबसे मोठं तत्वज्ञान मतलब मैंने अपने आयुष्य को अगर समझा है, समझ पाया है,
तो वो मुझे इसी सर से मिला है, भावे सर से. गवसले मतलब मिळाले. त्यांना मी कसं विसरू शकेन, मैं ये टीचर को कैसे भूल पाऊंगा. भावे सरांप्रमाणेच, जिस तरह भावे सर थे उन्हीं के जैसे, तो भावे सरांप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात, मेरे स्कूल के लाइफ में भी और आगे की शिक्षण के लाइफ में भी जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं. तो ये 3 टीचर के बारे में बताया कि जिस तरह भावे सर ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, उसी तरह जोशी सर, शिर्के सर, मालेगाव वाला सर, थोड़ा नाम समझिए, इन टीचरों के वजह से मेरा जो व्यक्तिमत्व है, मतलब आपका जो एक अच्छी प्रतिष्ठा जो है उसका जड़न करने साथी, मतलब उसको आकार देने के लिए, मतलब आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, आपका जो पर्सनैलिटी था उसको एक आकार दिया, उन्होंने एक शेप दिया, उसमें उत्तम मार्गदर्शन केलं, उसमें एक अच्छा उपदेश उन्होंने किया, संस्कार दिया, संस्कार केलं. आयुष्याच्या उभारणीसाठी, मतलब टू बिल्ड ए सक्सेसफुल लाइफ, एक अच्छी लाइफ को बिल्ड करने के लिए मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली. शिदोरी मतलब अनुभवाचे गाठोडे, मतलब एक वो गठरी जिसके अंदर अनुभव ही अनुभव है. मतलब उन्होंने ऐसा एक गठरी दे दिया जिसके अंदर पूरे एक्सपीरियंस, पूरे अच्छे शिक्षण, अच्छी सीख राइटर को मिल गई. तो आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने, इसी स्कूलने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर, बेहद ज़्यादा शिदोरी दिली. फिर आगे देखते हैं. संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळून दिला, और संघर्ष करने के लिए आत्मविश्वास दिया, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, ये सीख दिया. जगण्याचे भान दिले, जगण्याचे जाणीव दिले कि किस तरह तुम्हें जीना है, कैसे जीना है, ये सिखाया. आज ही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना, तो आज भी जब मैं मुड़कर वो स्कूल का दिन सोचता हूँ, तो एक तरफ क्या होता था, प्रचंड दारिद्र्याचा सामना, एक तरफ तो हमारा लाइफ चलता था जिसमें हम एक गरीबी से सामना कर रहे थे, करतानाचे क्षण क्षण आठवतात, उसके छोटे एक पल मुझे याद आते हैं. आणि त्याच वेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यांसमोर उभे राहत. तो एक तरफ उसकी दरिद्रता जिससे सामना करते हुए एक पल उसे याद आता है, और दूसरी तरफ उसको उसकी माँ, उसके टीचर, उसकी स्कूल, जिन्होंने एक अच्छा संस्कार का केंद्र बन गए थे वो लोग, वो उसके आंखों के सामने खड़े होके आते हैं, मतलब उसके आंखों के सामने नजर आ जाते हैं. मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मन ही मन में फिर से स्कूल जाने लगता हूँ. तो यहाँ पे जहाँ से लिया गया है उसका नाम है आठवणीतील शाळा आणि शिक्षक. तो चलिए, काफ़ी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल लेसन था ये. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.